हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब आपके बोर्ड एग्जाम बहुत पास हैं और अब दिन बचे हैं कम, तो हमें करनी है अच्छे से तैयारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊं, मैं हूं आपकी साइंस टीचर अर्पिता पांडे और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर आपको अभी भी आपकी कोई भी तैयारी ना हो, मैं आपसे ये कहती हूँ, अगर आपने अभी साइंस में कुछ भी खास ठीक से नहीं भी पढ़ा है, तब भी आप इन क्लासेस को अच्छे से देख करके, पढ़ करके और बार बार सिर्फ आप एक रिपीटेड वे में इनको रिवाइज करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगी बहुत सिंपल वे में, ये वो सारे क्वेश्चंस होंगे आज के इस वीडियो में जो आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर में आए हुए हैं। और ये बहुत ही चुनिंदा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी। आपको बस इतना ही पढ़ना है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। आज के इस क्लास में मैं बेसिकली आपके साथ बहुत कम क्वेश्चन, अप्रोक्स 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपको बस करना है कि उनको अच्छे से देखना है। दिन में आपको 2 या 3 बार इस वीडियो को देखना, और हार्डली वीडियो आपके पास 50 या 60 मिनट्स की होगी, यानी कि सिर्फ 1 घंटे तैयारी करनी है आपको। और डेफिनेटली आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप पेपर में स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो बस आपको अच्छे से इन चीजों को देखना है, समझना है। इवन अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी मैं आपको बताऊं, ये सारे क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में सेम मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो बस आपको इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखना है और आपको अपनी तैयारी करनी है। जैसा कि आपको पता ही है, ऑलरेडी आपके लिए साइंस के वीडियोस बना रहे हैं, जिनमें से एक वीडियो आपके सामने ये भी है, जिसमें हम आज आपके लिए गारंटेड क्वेश्चंस हैं ये 2026 के, ठीक है ना। इसमें पेपर का ब्लूप्रिंट के एनालिसिस की गई है बहुत तरीके से। आप ये समझ लो कि ये एक ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, जिसमें आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, 100% देना है। बहुत सेलेक्टेड, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और बस आपको वो आएगा ही आएगा, बस अगर आप मेरी बात अच्छे से सुनते हो। तो देखो बेटा, आज मैं आपके साथ जो 2 चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, थोड़ा थोड़ा हर एक वीडियो में, हर एक लेक्चर में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ाई जाएंगी, और डेफिनेटली वो एकदम कोर है आपके पेपर के लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो आज जिन 2 चैप्टर को मैं आपके साथ डिस्कस करने चल रही हूँ, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। दूसरा आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को। ये 2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में मैं आपके साथ 14 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, केवल 14 क्वेश्चन। और मैं, ट्रस्ट मी गाइस, इन 14 क्वेश्चन से आपको 9 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता। आपने ये 14 क्वेश्चन, सोचो कहाँ पूरा चैप्टर है और कहाँ आपको सिर्फ 14 क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो है ना इजी। इन 14 क्वेश्चंस को तैयार करके डेफिनेटली यू विल गेन 9 मार्क्स इन योर एग्जाम। आपको आपके पेपर में 9 मार्क्स मिलने वाले हैं। सेम वे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के 7 क्वेश्चंस आपको सिखाऊंगी, और इन 7 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके तुम्हें मिलेंगे 4 मार्क्स। तो सोचो कि आज के सिर्फ एक वीडियो में, आज के सिर्फ एक लेक्चर में आपको तैयार हो जाएगा 9+4, यानी कि आप समझ लीजिए लगभग लगभग आप 9+4 यानी कि 10, 11, 12, 13 मार्क्स आपके आज होने वाले हैं तैयार। सिर्फ इतने क्वेश्चन है, ठीक है, चुनिंदा क्वेश्चन है, 14+7, और इससे आपकी अच्छी तैयारी होने वाली है। तो चलो फिर लग जाते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखेंगे भाई सभी बच्चे। जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये 9 मार्क्स का वेटेज लाएगा। सिर्फ आप 14 क्वेश्चन पढ़ोगे और 9 मार्क्स आपके हाथ में है आज की ही इस क्लास से। तो सोचो, चीजें इजी है ना। कुछ नहीं भी आता, मैं बार बार कहती हूँ, नहीं भी पढ़ा है, एनी रीजन, आप एक स्मार्ट लर्नर बनो कि आपके लिए इतना अच्छा एडवांटेज है कि आपको ये वीडियोस मिल रही हैं, और बस आपको इनको ही देखना है और कुछ भी नहीं करना है। इवन इतनी इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि बस आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो ये तो फिलहाल आपके सामने जो ये मैं लेके आई हूँ, ये इसलिए कि सोचो ये ऐसा कुछ नहीं, मतलब आपको इस चीजों पे विश्वास भी होना चाहिए कि ये जो सारे क्वेश्चंस की कटिंग आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ इसलिए है कि देखो भाई कि इस लेक्चर में जो पढ़ाएंगे ना, दैट इज टोटली ट्रस्ट वर्दी, कि आपके सामने ये सारी चीजें दिख रही, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि सिर्फ आए हैं,
इन पे बहुत ही ज्यादा मैंने रिसर्च करके ढूंढ करके लेके आई हूँ आपके लिए कि हाँ भाई इतना ही पढ़ना है एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है ना। तो चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है, पर देखो कैसे आपको एक ट्रिक भी बताऊं कि कुछ ही चीजें देख करके, मतलब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 21 का बी क्वेश्चन बताऊंगी, और 21 का बी क्वेश्चन करने के बाद ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना 21 का ए, एक्चुअली में ये दूसरा क्वेश्चन है, अलग अलग टाइम पे पूछे गए हैं, लेकिन सिर्फ इस एक क्वेश्चन के आंसर से आप इस क्वेश्चन का आंसर भी दे पाओगे। हाँ बिल्कुल, मीन्स एक के साथ दो, आपको एक क्वेश्चन की तैयारी पे दूसरा क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। ना यकीन हो तो अभी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए सभी का। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को रासायनिक समीकरणों के रूप में परिवर्तित करके संतुलित कीजिए। तो क्या करना है आपको, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, इन दो स्टेटमेंट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर उन्हें करना है बैलेंस। क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट पढ़ तो लेते हैं, फिर बैलेंस कर ही लेंगे। लिखा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाँ कुछ चीजें एकदम याद कर लो। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मीन्स H2S, ठीक है ना, किससे रिएक्ट कर रही, वायु में जलने पे। और हमें पता है जलने में सहायक एक ही गैस होती है, कुछ चीजें एकदम याद कर लो। कोई भी चीज जलती है, कागज जलती है, कूड़ा जलता है, एयर में कुछ भी जल पा रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगी तो कुछ भी कंबशन नहीं होगा, दहन नहीं होगा, जलेगा भी नहीं। यानी कि डेफिनेटली हाइड्रोजन सल्फाइड किससे रिएक्ट कर रही होगी, ऑक्सीजन से। क्या बना रही है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो चलो भाई इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, किससे, वायु यानी कि एयर से जलने पर क्या बना रही थी, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये देखिए ये है रिएक्शन आपके सामने, बहुत सिंपल है। हमने क्या देखा भाई, इन्होंने यही तो पूछा ना कि मुझे एक बैलेंस रिएक्शन बताओ कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जब हम बर्न करते हैं, गर्म करते हैं, तो वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनता है, खुद ही बता दिया। इन्होंने कहा है बैलेंस करो। तो भाई दो बातें हैं, अब मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ये वो क्वेश्चन है जो आएंगे ही आएंगे, तो समझा तो आपको रही हूँ। नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपको बस इतना समझना है कि अगर कहीं भी पेपर में संतुलित रासायनिक समीकरण संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, सपोज दैट वहां पे कुछ और भी पूछ रहे हैं, तो आपको तो याद है ना कि संतुलित रासायनिक समीकरण, तो आपको यही लिख करके आ जाना है। अगर इनकेस आपको वो बैलेंस नहीं आ रही तब भी आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। ये चीज याद रखिएगा कि सीबीएसई बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, मीन्स आप अगर स्टेप चीजें भी लिख रहे हो, पूरा पूरा सही भी नहीं आंसर है, तब भी आपको जरूर मार्क्स मिलने वाला है। तो ये है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जिसके 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस जिसके 3 मॉलिक्यूल, बर्न करेगा, बनाएगा 2 वाटर मॉलिक्यूल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब जरा देख लो क्या ये बैलेंस्ड है। 2 2 जा 4 इधर है हाइड्रोजन के, 4 इधर भी है हाइड्रोजन के 4, 3 2 जा 6 6 है ऑक्सीजन के, 6 है, 2 2 जा 4 और 2 इधर है, यानी कि 6 ऑक्सीजन के इधर भी है। यहाँ है 2 सल्फर और यहाँ पे भी है 2 सल्फर। तो हाँ जी बिल्कुल बैलेंस है। अब एक बात बताओ, इन्होंने खुद ने बोला ना कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, और आपको पता ही है कि जब भी गैसेस बनती हैं तो क्योंकि गैस हल्की होती है ऊपर की ओर उठती है, तो इस तरह का साइन लगाते हैं। ठीक है, चलो अब ये फर्स्ट पार्ट तुम्हें समझ में आया। जरा अब इस सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो क्या बोला है इन्होंने कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस का निकास यानी कि उत्सर्जन होता है, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। तो क्यों नहीं, अब मुझे अलग से इस क्वेश्चन को तैयार करने की क्या कोई जरूरत है, नहीं। हम सिंपली, हमें याद था कि हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन से, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना रही है, तो हो गया ना इसका ही ये आंसर और ये आंसर सेम। बोलो भाई, सिंपल सी बात है। तो है ना कि एक तैयार किया दूसरा अपने आप आ गया। दूसरा क्वेश्चन है कि सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह सिल्वर और ब्रोमीन में अपघटित यानी कि वियोजित हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड बोले तो यानी कि AgBr। अब क्या इन्होंने बोला, अपघटित मीन्स टूट जाता है, सूर्य के प्रकाश में रखने पर वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, ये रिएक्शन लिखनी है और उसे बैलेंस भी करना है। तो देखते हैं भाई क्या है ये रिएक्शन।
सिंपल सी बात है, हमने लिया ये है सिल्वर ब्रोमाइड और इसको हमने सूर्य की रोशनी में रखा, यानी कि सूर्य की रोशनी से जो उसे हीट मिलेगी, जो लाइट एनर्जी मिलेगी, उससे ये टूट जाएगी। अपघटित मतलब वियोजित होना, टूटना। ये एक प्रकार की कैसी रिएक्शन है, वियोजित रिएक्शन है, वियोजन रिएक्शन है ना, डिसोसिएशन रिएक्शन है। तो सिल्वर ब्रोमाइड टूट गया किसमें भाई, सिल्वर और ब्रोमीन में। क्या बना, सिल्वर और ब्रोमीन में। लेकिन एक चीज याद रखना तुम बहुत अच्छे से, एक्चुअली में सिल्वर ब्रोमाइड का जो कलर होता है वो होता है हल्का पीला, यानी कि पेल येलो। क्या होता है, हल्का पीला। लेकिन यही जब ये टूटता है, किसमें टूटता है, जब ये सूर्य के प्रकाश की रोशनी में डिसोशिएट होता है, तो ये बनाता है क्या, ये बनाता है सिल्वर और ब्रोमीन। जो ये सिल्वर बनाता है ये एक्चुअली में होता है ग्रे ब्लैक कलर का कुछ सब्सटेंस। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझो। पेल येलो कलर की चीज थी बट टूट करके ग्रे और ब्लैक कलर में हो गई। ग्रेइश ब्लैक होता है, समहाउ ग्रेइश एंड ब्लैक दोनों के बीच का कलर है ना, तो हल्के पीले से इस कलर में परिवर्तित हो गई। तो देखो ना, मैंने आपसे जैसा कि पहले भी बताया था कि एक ही से आपको दूसरे भी आंसर तैयार हो जाएंगे। क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल होता है। आपने देखा कि ये रिएक्शन हो रही थी और पदार्थ के रंग में परिवर्तन हुआ, सिल्वर ब्रोमाइड टूट करके ग्रे ब्लैक सिल्वर में बदल गया, जो कि सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का था। आई बात समझ में? तो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरह से पूछा गया है, कभी इस तरह से तो कभी इस तरह से, बट आपको यही समझना है कि कैसे मैंने एक तैयार किया और दूसरा आंसर भी मुझे आ गया। तो चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, घूम फिर के ये क्वेश्चन कई कई बार पेपर में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए रखा है। आपसे बोलता है ये क्वेश्चन कि संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या तात्पर्य है और किसी समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। एक बात बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या ही तात्पर्य होगा, किसी भी चीज के बैलेंस में हम क्या कहते हैं, अगर कोई भी तराजू पे भी सिंपली दो चीजें आप मेजर करते हो तो क्या कहते हो कि जितने का बाट मैंने रखा है, सपोज 2 kg का, तो इस तरफ भी समान 2 kg का होगा, तब तो भाई ठीक है, दोनों बराबर आ रहे, इट मीन सही है तराजू। सेम वे अगर मैं रासायनिक समीकरण की बात करती हूँ, तो जितने हमारे उत्पाद हैं, उत्पाद के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उतने ही हमारे अभिकारक का होना चाहिए। अभिकारक जो आपस में रिएक्ट करते हैं, उत्पाद जो रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है, यानी कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, तभी ना हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये संतुलित तो है। अब आवश्यकता क्यों है, देखो भाई, नेचर में जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सभी एक्चुअली में बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस है। मेरी बात को समझिएगा, नेचर में जितनी भी रिएक्शंस एग्जिस्ट करती हैं वो सभी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम है। वो नियम क्या कहता है कि ना तो द्रव्यमान पैदा होता है, ना निर्मित होता है, ना ही नष्ट होता है। ठीक है ना, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो यानी कि अगर ये बात सत्य है तो फिर ये बात तभी पॉसिबल है जब रिएक्शंस आपस में बैलेंस्ड हो। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण, जिस समीकरण में प्रतिक्रियाशीलों और उत्पादों, प्रतिक्रियाशील मतलब अभिकारक जो अभिक्रिया कर रहे हैं, और उत्पादों यानी कि प्रोडक्ट के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही ऐसा कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, इसलिए समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करना आवश्यक है। इसलिए हमेशा हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शंस ही लिखनी होती हैं और नेचर में भी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस ही एग्जिस्ट करती हैं। आई होप आप सभी बच्चे मेरी बात समझ रहे होंगे। चलो भाई, तो फिर चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। अब जैसा कि आपने थोड़ा थोड़ा सा समझ ही लिया कि बैलेंस्ड होना चाहिए, तो पूछा जा रहा है कि आपके पास यहाँ 4 ऑप्शंस है, ए बी सी डी। पूछा जा रहा है ये दहन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जरा कुछ लाइन मैं आपको बता दूं जो आपको एकदम हमेशा पकड़नी है। लिखा है दहन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी के फॉर्म में हीट एनर्जी के फॉर्म में इवोल्यूशन हो, ऊर्जा का क्या हो, निष्कासन हो, लाइट एनर्जी के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो मेरे को एक बात बताओ, देखो तुम्हें स्मार्ट लर्नर बनना है, क्या बोल रही हूँ कि कम समय में बढ़िया तैयारी करनी है। अब यहाँ पे लिखा है दहन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि इन चारों ऑप्शन में जहां पे ऊर्जा दिख रही है, हमें सिर्फ उन पे फोकस करना है। हमें ए ऑप्शन और सी ऑप्शन को तो देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा है ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो दर्शा रहा हो, पेपर में भी तुमको इन्हीं सारी बातों का ध्यान देना है। तो चलो अब बचे कौन से? बी और डी। अब एक काम करते, सिंपल देख लो, दूसरी तरफ जितनी चीजें हैं क्या इस तरफ भी उतनी चीजें हैं? अगर हैं तो फिर वो बैलेंस है। हमने देखा जरा बी को, जैसे ही हमने बी को देखा तो हमने देखा इधर है कार्बन 1 और इधर है कार्बन 2। आगे तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही स्टेप में दिख गया है कि गड़बड़ी है। तो यानी कि डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा डेट इज डी, CH4 plus 2O2 gives CO2 plus water and energy। बिल्कुल सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर है आंसर डी। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो यही सारी स्ट्रेटेजी हमें हमारे पेपर में अपनानी है कि इन्होंने कहा है संतुलित, दोनों तरफ चीजें बराबर होनी चाहिए। दहन की ऊष्माक्षेपी यानी कोई ना कोई ऐसा जरूर होना चाहिए, वही रिएक्शन सही होगी जहां पे एनर्जी दिखाई जा रही होगी। इसलिए हमने ए और सी को कर दिया एलिमिनेट, फिर बचा बी और डी, उसको चेक कर लिया, देन हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। तो हमारा आंसर हो गया आंसर डी। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो चले हम हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ये सोचो हर एक क्वेश्चन के साथ आप अपने मार्क्स को बटोरते चल रहे हो। प्लीज ट्रस्ट मी, ये सभी पढ़ लेना, रट लेना। जैसे चालीसा होती ना, दिन में 2-3 बार बस देख लेना, और फिर तुम देखोगे कि पेपर में तुम्हें बहुत सारी चीजें आती होंगी। अगर नहीं भी तैयारी की है तब भी इनको पढ़ के आपका पक्का पेपर अच्छा होने वाला है। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर मैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की बात करूं तो लेड नाइट्रेट इस चैप्टर में उनका पसंदीदा टॉपिक होता है। प्लीज मैं बता रही हूँ ना, आपने उतने पेपर सॉल्व नहीं किए होंगे जितने पेपर हम सॉल्व करके आए हैं आपके लिए, देख करके आए हैं, ठीक है ना। तो चलो जब भी कहीं लेड नाइट्रेट दिख जाए, इसलिए मैं इसको इतना डीपली आपको समझाऊंगी। ये अभी और नहीं होना तो मैं अभी के इसी वीडियो में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लेड नाइट्रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ पूछे लेते हैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, लेड नाइट्रेट का कलर कैसा है, जब ये टूटता है तो ये क्या बनाता है, जब बनता है तो किस रंग का बनता है, कुछ ना कुछ करके पूछते हैं। इसलिए इस पे तो लिख लो इम्पोर्टेंट की पावर इनफाइनाइट, मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट है। चलो भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखते हैं, आपसे कहा गया है कि इन दो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करो। पहली रिएक्शन तो हमारी कुछ जानी पहचानी रिएक्शन नहीं दिख रही, फोटोसिंथेसिस की यानी कि प्रकाश संश्लेषण की, तो करते हैं इसको बैलेंस। लिखा है CO2 plus water in presence of sunlight, in presence of chlorophyll, it gives C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है भाई, तो चलो इसको करते हैं बैलेंस। इसके बैलेंस इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से होगा, 6CO2 प्लस 12H2O, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 12 वाटर के मॉलिक्यूल। जब ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं C6H12O6। साथ ही साथ बनता है आपका 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का और 6 मॉलिक्यूल वाटर का। ठीक है, और ये आपकी एक संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है। अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार इसको आप देख भी सकते हो, अगर कहीं भी कोई डाउट हो। इसको आप देखो, कार्बन के यहाँ पे है 6, यहाँ पे भी है कार्बन के 6, यहाँ पे है हाइड्रोजन के 12
और इधर 6 दूनी 12, ये 12 और 12 मिलके हो गए 24। ये 12 और 2 24, तो है ना ये बैलेंस। सेम वे ऑक्सीजन भी बैलेंस है यहाँ पे। तो ये हमारी हो गई बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे ग्लूकोज। ये जो है ना बेटा, लिख लो, इसको याद भी कर लेना, ये है ग्लूकोज। क्या बना? ग्लूकोज, सिंपल शुगर है। साथ ही साथ बन गया ऑक्सीजन और 6 वाटर के मॉलिक्यूल। चलो भाई, अब आगे की ओर देखते हैं। हम देखते हैं खा, ठीक है ना। चलिए, अब अगर हम इनकी बात करते हैं कि लेड नाइट्रेट जो है वो हीट की प्रेजेंस में, देखो डिसोसिएट तो हो रहा है, टूट रहा है। ये एक प्रकार की कैसी रिएक्शन है? ये एक प्रकार की विघटन अभिक्रिया है। कैसी है बेटा? विघटन अभिक्रिया। बोलो कैसे विघटन है? विघटन ऐसे है क्योंकि आप देख लो, जब एक चीज टूट करके, ऐसे ही याद कर लो, जब कोई एक प्रोडक्ट टूट करके दो या एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक चीजें बनाए, तो वो विघटन अभिक्रिया। ये कैसी है? ये एक प्रकार की विघटन या कह सकते हो अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, चलो इसको करते हैं बैलेंस। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो, ये होता है 2PbNO3। कहते क्या है इस 2PbNO3 को? इसे हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। हिंदी में भी इसे लेड नाइट्रेट ही बोला जाता है। और हीट की प्रेजेंस में, यानी कि ऊष्मा की प्रेजेंस में, जब ये टूटता है तो ये बनाता है 2PbO, यानी कि लेड ऑक्साइड। ठीक है, साथ ही साथ ये बनाता है कितने NO2? 4NO2। साथ ही साथ ये बनाएगा आपका 4NO2 के साथ साथ यहाँ पे जो बनेगा दैट इज O2, यानी कि ऑक्सीजन। आई बात समझ में? अब यहाँ पे रुक जाओ, बहुत जरूरी बातें अभी भी बात करनी है। ये जो NO2 है इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये बेटा ब्राउन कलर की होती है, कभी मत भूलना। किस कलर की गैस होती है? ब्राउन कलर की। ये जो लेड ऑक्साइड है ये येलो कलर का ठोस पदार्थ होता है, पीले रंग का अवक्षेप होता है, सॉलिड पीले रंग का अवक्षेप। कई बार पूछते हैं कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे पीले रंग का क्या बनता है? लेड ऑक्साइड बनता है। भूरे रंग की क्या बनती है? गैस बनती है। और ऑक्सीजन तो हमारी कलरलेस गैस होती ही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन दायिनी गैस तो ऑक्सीजन ही है ना। तो है ना ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और देख लो बैलेंस भी है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये 2Pb है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी 2Pb है। सेम वे आप काउंट करोगे तो हर जगह चीजें कैसी हैं? बराबर ही है, ठीक है ना। 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन के 10 हो गए, 10 और ये 2 हो गए 12। सेम वे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। यहाँ पे भी 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये है ना कि बिल्कुल बैलेंस्ड, कि भाई जितने एटम्स इधर हैं ऑक्सीजन के उतने ही एटम्स उधर भी हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। अब देखो, वियोजन अभिघटन अभिक्रिया की परिभाषा लिखी। देखो वो भी थी ना वियोजन अभिक्रिया, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वियोजन, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ। सब चुन चुन के लाए हैं आपके लिए, बस आप तैयार कर लीजिए इन्हें और आप समझ लीजिए कि कम समय में आपकी तैयारी कितनी शानदार होने वाली है। तो वियोजन अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा, ऐसी प्रत्येक वियोजन अभिक्रिया के लिए एक एक रासायनिक समीकरण लिख ले जिसमें ऊर्जा की आपूर्ति ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में की जा रही। यानी कि कब कौन चीज टूटेगी? जब हम उसे हीट देंगे, बिल्कुल अभी देख के आए ना लेड नाइट्रेट टूटा। जब हम उसमें प्रकाश देंगे, हाँ जी बिल्कुल। जब हम उसे विद्युत के रूप में विद्युत करंट पास कराएंगे, हाँ बिल्कुल टूटेगा। अच्छा देखो, हीट का तो तुम अभी पढ़ के आए, याद करो। प्रकाश भी तुमने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है? देखो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये क्या था? ये लाइट ही तो था।
लाइट की प्रेजेंस में ही तो सिल्वर ब्रोमाइड टूटा था, है ना। तो नया क्या देखना है, बस इन्हीं चीजों को, इन्हीं रिएक्शंस को आपको लिखना है। अब देखो मैंने कहा था ना कि कितना प्यार है सीबीएसई वालों को लेड नाइट्रेट से। अब क्वेश्चन वही है, बस उसे बदल करके बोल दिया कि अगर ऊर्जा की आपूर्ति हीट के फॉर्म में, यानी कि अगर हम हीट दें तो बताओ भाई, वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल तो आपके सामने है, जो अभी हम पढ़ के ही आए थे। फिर आगे, अब इन्होंने कहा अगर हम प्रकाश दें तो एक काम करो, मैं क्यों ही अलग से और ज्यादा याद करूं, मैं तो आपसे कह ही रही हूँ ना कि हम आपको वो चीजें कराने लाए हैं आज की क्लास में जिसमें आपको कम पढ़ करके बेहतर मार्क्स मिले। तो प्रकाश द्वारा वियोजन अगर आपकी इच्छा हो तब तो आप ये वाला याद करो कि सिल्वर क्लोराइड को हीट देंगे तो सिल्वर और क्लोरीन टूट जाए। अदरवाइज आप चाहे तो लिख दो कि भाई सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि EgBr को जब हम H फोटोन मतलब हीट का लाइट फॉर्म में एनर्जी मिली तो वो बदल गया किसमें, सिल्वर में और ब्रोमीन में। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये टूट गया किसमें, आपके 2Ag प्लस Br2 ब्रोमीन में। अब यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखना, ये होता है ग्रे ब्लैक कलर में, और ये सिल्वर ब्रोमाइड आपका लगभग लगभग किस कलर में, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो इस तरह से कुछ पेल येलो कलर में होगा, है ना, हल्का पीला कह सकते हो, पेल येलो, और ये टूट गया किसमें, ग्रे ब्लैक कलर में, है ना। सिंपल सी बात है। फिर कहा गया इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे तो क्या विघटन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, हाँ जी हाँ बिल्कुल होगा। जब हम वाटर में करंट प्रवाहित करेंगे तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाटर डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। और वाटर किसमें ही टूटेगा, जिनसे वाटर बना हुआ है। वाटर किससे बनता है, हम सब जानते हैं वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो वाटर वाकई में टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो वाटर के ब्रेकडाउन से बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सिल्वर ब्रोमाइड के ब्रेकडाउन से बना सिल्वर और ब्रोमीन, और सिल्वर और पोटेशियम नाइट्रेट सॉरी लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन से बना लेड ऑक्साइड येलो कलर का। ऐसे याद करो अभी के अभी ये किस कलर की गैस थी, ब्राउन कलर की गैस, और ऑक्सीजन हमारी कलरलेस गैस होती है ना। बात समझ में आई। तो चलो ये तो बात हो गई कि भाई देख लिया आपने कि विघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया कितनी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, पढ़ो पढ़ो सभी बच्चे, लिखा है वनस्पति पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन। सबसे पहले तो देखते हैं कंपोस्ट है क्या। कंपोस्ट होती है एक खाद, क्या होती है, एक प्रकार की खाद, जो कैसे बनती है, जब सड़े गले फूल पत्तियां पौधे सब्जियों की छिलके ये सड़ते हैं गलते हैं, मरे हुए जीव जंतु जब ये, तो इनके सड़ने गलने से जो तैयार होती है दैट इज कंपोस्ट यानी कि खाद। और ये एक ऑर्गेनिक खाद है, काफी ज्यादा मतलब लाभदायक है, इसके कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। इवन अगर हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं फैक्ट्री मेड, तो उनके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो होते ही है, बट अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन हमारा है कि वनस्पति पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन उत्पाद क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी बोले तो बिल्कुल सही, एक्सोथर्मिक बोले तो बिल्कुल सही, वही अभिक्रिया जिसमें हीट लाइट प्रोड्यूस होती है। तो बोल रहे कि ऐसा क्यों माना जाता है। अब आपके भी मन में आएगा, हाँ हमने सब्जियों को सड़ते गलते तो देखा है बट कभी हीट महसूस नहीं हुई। बेटा हीट निकलती है लेकिन एक्चुअली में इट इज अ स्लो प्रोसेस, और हीट भी बहुत कम निकलती तो हमें महसूस नहीं होती है, बट एक्चुअली इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको सिंपल लिखना है, कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में वनस्पति पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन तोड़ा जाता है। इस दौरान पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है और ऊष्मा हीट के रूप में बाहर निकलती है। इसी कारण इस प्रक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया माना जाता है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी होती ना कि अवशोषण। जब कभी भी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है तो हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब कभी भी हम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, तब इसे बोला जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
एंडोथर्मिक रिएक्शन, बट डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट, खाद का बनना सड़ गल करके कंपोस्ट का बनना, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये स्लो जरूर है बट इसमें हीट निकलती है, थोड़ी ही मात्रा में सही, बट हीट का एवोल्यूशन होता ही होता है। तो चलो फिर चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। नंबर काउंट करते चल रहे हो ना, देखते जा रहे हो ना, कभी कोई 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, हर तरफ तुम्हें नंबर बटोरने को मिल रहे हैं, और थोड़ी मोटी चीजों से ही समझ करके। फिर से देखो, मैं वही कह रही हूँ कि मैं सब लेकर के ही नहीं आई हूँ आपके लिए, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं तुम्हारी 2026 के बोर्ड एग्जाम में। ये है बिल्कुल एकदम पावर बैक आपका लेक्चर, तो इसको पढ़ जरूर लेना, 2 3 4 बार जरूर क्लास को बस देख देख लेना, और चीजें सुन सुन करके लिख लिख करके तुम्हें याद हो जाएंगी। चलो बात करते हैं अपघटन यानी कि वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। ओके, ये तो हम कई बार देख चुके हैं। फिर क्वेश्चन आया फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों के तापीय अपघटन। देखो, अपघटन होता तो तभी है जब उसे हीट मिलती है या उसे लाइट एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो अब बात या तो मतलब प्रकाश, या तो सूर्य का प्रकाश है, या हमने हीट दे दी, या फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी। अब की बार क्या कह रहे हैं, तापीय अपघटन को दर्शाने के लिए, ठीक है भाई, हमने लिए फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स और उनको गर्म किया, ताप दिया, टेम्परेचर दिया, टूट गया फेरस सल्फेट। किसमें टूट गया, Fe2O3 जिसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये तो गैसेस हैं, ये तो सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट कलरलेस गैसेस हैं। कैसी हैं, कलरलेस, कोई खास रंग नहीं है इनका। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ Fe2O3 की, डेट इज फेरिक ऑक्साइड, ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्या है, फेरिक ऑक्साइड, और ये किस कलर का होता है सब्सटेंस, इट इज अ ब्राउन कलर, भूरे रंग का। आई बात समझ में। तो सिंपल, वह भी किया जिसमें कोई यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जा रहा है, उसे कहेंगे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। फेरस सल्फेट का तापीय अपघटन हुआ, बना फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो बिल्कुल याद कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, जैसे लेड नाइट्रेट पूछते हैं वैसे इससे भी पूछ सकते हैं कि कैसे फेरस सल्फेट ब्रेक डाउन हो करके इनमें कन्वर्ट होगा। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को, नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ आप करते चलिए। आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, मैंने बोला था ना कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेड नाइट्रेट को पढ़ना। आप देख सकते हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से आ गया ना लेड नाइट्रेट। अब देखो, अब की बार इन्होंने ये नहीं पूछा कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, अब की बार इन्होंने खुद ने एक इक्वेशन पूछ ली और आपसे बोला कि भाई बताइए कि इसमें एक्स और वाई के मान क्या होने वाले हैं। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे है लेड नाइट्रेट, याद करो मैंने तो इक्वेशन आप लोगों को लिखवाई भी थी। क्या थी इक्वेशन, बोला था, याद कर लो, 2PbNO3 का होल ट्वाइस, हीट देंगे, गर्म करेंगे, बनेगा क्या, हीट देंगे यानी कि गर्म करेंगे, बनेगा 2PbO। और याद करो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितनी बनती थी, 4 मॉलिक्यूल्स, 4NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। किस रंग की थी ये ब्राउन कलर की गैस थी। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, ये किस कलर का था, येलो कलर का प्रेसिपिटेट था, अवक्षेप था। लेड नाइट्रेट को गर्म करने में तो बोलो बोलो, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हो गई 2। फिर क्या पूछा गया है, y के कितने हैं, 4। तो बस सिंपल सी बात है, जहां कहीं भी लिखा है कि x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू लिखा है 4, डेट इज टू गुड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज ए, यानी कि x की वैल्यू होगी 2 एंड द y की वैल्यू होगी 4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर ए। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। तो देख लिया ना, सेम यही क्वेश्चन आई ना तुम्हारे सामने 3 बार,
तो बोल रही हूँ ना इम्पोर्टेंट है, तो यकीन करो कि जो भी पढ़ा रही हूँ सब इम्पोर्टेंट है, बस पढ़ लो। ठीक है, चलो फिर आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद। एक बात तो समझ लो कि जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, whenever a chemical reaction takes place, a new product is always formed, है ना, हमेशा एक नया प्रोडक्ट बनता ही बनता है। तो जब जिंक है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। वैसे तो मुझे पता ही है, आप लोग भी याद कर लो कि जब कभी भी जिंक रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो बनेगा सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। लेकिन एक बार जरा देख भी लेते हैं कि ये सोडियम जिंकेट किस तरह से बनने वाला है। तो ये है छठा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ में, जो कि एक क्षार होता है, बेस होता है। तो ये हो गया 2NaOH और इसने रिएक्ट किया तो बनाया Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा भाई, सोडियम जिंकेट। इसको बेटा जी हिंदी में भी सोडियम जिंकेट ही कहेंगे। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी बनने वाली है। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो करेक्ट आंसर को करते हैं टिक। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सोडियम जिंकेट, आंसर होगा हमारा बी। और अब कर लेते हैं कुछ बातें। कैसी, ये कैसे अभिक्रिया है, सोचो। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कोई भी चीज अगर किसी को डिसोशिएट कर रहे, मतलब किसी को हटा रही है किसी दूसरे के पास से, तो डेफिनेटली वो ज्यादा रिएक्टिव होगी। अगर जिंक को मैंने एक बेस में, क्षार में डाला जो कि क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो इसने इस क्षार में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये एक प्रकार की कैसी रिएक्शन हो जाएगी, ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ये भी साथ साथ सोचते चलो। अब देखो इसी क्वेश्चन से अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज विस्थापन अभिक्रिया, तो सिंपली बोलोगे जब एक कोई बहुत ताकतवर हो, यानी कि एक कोई एक बहुत अभिक्रियाशील हो। तो जब ऐसे किसी अभिक्रियाशील तत्व को किसी ऐसे विलयन में आप डालते हो जिसमें से, तो वो क्या करती है, जब आप इंट्रोड्यूस करते हो तो वो लेस रिएक्टिव चीज को वहां से डिस्प्लेस कर देती है। जैसे कि अगर कोई बहुत तगड़ा आ जाएगा और कमरे में एक ही चेयर है और अच्छी खासी बॉडी है, गुस्से में दिख रहा है, तो तुम खुद ही अपनी सीट खो छोड़ करके खड़े हो जाओगे कि कहीं पीट वीट दिया तो क्या होगा। तो सिंपल ही बात है, जिंक जैसे ही NaOH में आया, हाइड्रोजन ने अपनी जगह छोड़ दी, डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन को पता था कि वो है जिंक से कम ताकतवर। ठीक है भाई, तो ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया भी है। ठीक है बच्चों, एक के साथ एक फ्री। एक क्वेश्चन देखा तुम्हें दो चीजें आ गई समझ में। आगे देखते हैं फिर क्या कहा गया है। लोहे आयरन की एक कील को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा गया। 15 मिनट के पश्चात इस कील को बाहर निकालने पर इस कील पर किसी रंग के निक्षेपण की परत पाई गई। आयरन की कील थी, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया था, बाहर निकलती तो कायदे से आयरन की कील ही निकलनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। कोई एक सब्सटेंस था जो आयरन की कील के ऊपर चढ़ गया। तो अब पता ये करना है कि ऐसा क्या था जो आयरन की कील के ऊपर चढ़ गया। एक्चुअली में वो कुछ और नहीं, वो कॉपर था। अब कैसे चढ़ा कॉपर ये देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन को करते हैं। क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि आयरन की एक कील को हमने किसमें डुबोया है, ध्यान से समझना है। जब भी हमने आयरन की कील को किसमें मिला दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन में मिला दिया। तो फिर से लिखा आयरन, कौन सा विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन। अब फिर से वही बात है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो भाई आयरन के आते ही कॉपर अपनी जगह देगा छोड़, और क्या बन गया, FeSO4। क्या बना, FeSO4 विच इज फेरस सल्फेट। क्या बनेगा, फेरस सल्फेट। और साथ ही साथ कॉपर हो गया डिस्प्लेस, कॉपर का क्या हो गया है, विस्थापन हो गया है। ठीक है,
आई बात समझ में? अब एक चीज याद रखना, कॉपर सल्फेट जो है वो नीले रंग का है। क्या है कॉपर सल्फेट? नीले रंग का विलयन है। आयरन जो फेरस सल्फेट बनेगा वो हरे रंग का विलयन होगा। कैसा होगा? हरे रंग का विलयन होगा। ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को डिस्प्लेस विस्थापित कर दिया। आई बात समझ में? और यही जो कॉपर है, क्योंकि कॉपर का रंग कैसा होता है? लाल भूरे रंग का, है ना। अब यहाँ लाल तो ऑप्शन में है नहीं, अगर लाल भूरा लिखा होता तो लाल भूरा सही, बट नहीं लिखा है। तो याद रखना कॉपर का जो रंग होता है ओरिजिनली दैट इज लाल भूरा रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा भूरा। आंसर होगा बी। आई बात समझ में? क्लियर है बेटा सभी को? चलते हैं आगे। दो अभिकर्मकों के बीच यदि आयनों का आदान प्रदान हो तो कोई अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं, तो कोई भी अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं हो सकती अगर आदान प्रदान ना हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक चीज याद रखना, जब आदान प्रदान आयनों का यानी कि जब आयन एक्सचेंज होते हैं तो वहां पे होती है, आपको अगर मैं बताऊं तो वहां पे होती है बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि जनरली एक प्रकार की प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है ना। एक्चुअली में प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो नेचर में होती हैं यानी कि जो अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। तो कहा गया है कि बताओ कोई ऐसी रिएक्शन लिखो और इस बात को प्रूव करके दिखाओ। फिर इन्होंने लिखा है दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है इससे, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ये क्वेश्चन सिखाऊंगी 23 का ए, और 21 का ए तुम्हें अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल सही। फिर से बाय वन गेट वन, एक क्वेश्चन सीखो और दो क्वेश्चन का आंसर दे सको, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की जो आपस में रिएक्शन है ये वाकई में एक आयन एक्सचेंज होकर के होने वाली रिएक्शन है, जो कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जनरली अगर मैं बात करूं कि जब ये आपस में रिएक्ट होंगी तो अवक्षेप बनाएंगी, तो ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, और इसमें आयनों का एक्सचेंज भी हो रहा है। यानी कि अगर आयन का एक्सचेंज हो रहा है तभी तो अवक्षेप बन रहा है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट था कि अगर आदान प्रदान नहीं होगा तो कोई भी अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं होगी, और इसको हम यहाँ पे प्रूव करके भी देखेंगे। कैसे देखेंगे? हमने यहाँ पे देखा कि ये जो लेड नाइट्रेट है रिएक्ट कर रहा है किससे? पोटेशियम आयोडाइड से। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है कि बन रहा है हमारा पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बन रहा है? पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना कि ये जो पोटेशियम आयोडाइड है एक्चुअली में ये एक प्रकार का पीले रंग का अवक्षेप होता है। क्या बना हमें देखने को मिला? सॉरी, लेड नाइट्रेट, लेड आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड नहीं, सॉरी, लेड आयोडाइड जो है वो एक पीले रंग का अवक्षेप है। फिर से एक चीज ध्यान सुनना, क्या बोला मैंने? जब ही पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है लेड नाइट्रेट से, बन रहा है लेड आयोडाइड, और ये जो लेड आयोडाइड है वो पीले रंग का अवक्षेप है। तो है ना ये अवक्षेपण अभिक्रिया? बिल्कुल। क्या है? पीले रंग का अवक्षेप। किसका? लेड आयोडाइड का। अब देख लेते हैं क्या यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। अब देख लो भाई, दोनों ने एक्सचेंज किया एक दूसरे को। कैसे? यहाँ पे पोटेशियम की जगह पे लेड आ गया, ध्यान दीजिए, पोटेशियम की जगह पे लेड आ गया, पोटेशियम लेड की जगह पे चला गया तो बन गया पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम की जगह पे लेड आ गया तो लेड आयोडाइड। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अवक्षेप बन रहा है। तो बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपचयन अभिक्रिया। देखो इसका नाम ही इसकी सारी पोल खोल देता है। कैसे? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, है ना। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान देना, ये जो ऑक्सीडेशन है ये दो शब्दों से मिला है, ऑक्सीजन का एडिशन
क्या है? ऑक्सीजन का एडिशन, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगेन फिर से ये एक अलग क्वेश्चन था भाई साहब, और ये एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान देना मैं आपको ये क्वेश्चन सिखाऊंगी और आपको अपने आप ऑक्सीडेशन अभिक्रिया आ जाएगी। क्योंकि कॉपर के चूर्ण को जब हम गर्म करते हैं और इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो जो काला पदार्थ बन रहा है वो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ही तो बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन क्या बोला? ऑक्सीजन का एडिशन। जब कॉपर को गर्म करोगे तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी और वो एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। इसे, इस काले पदार्थ को अपने मूल रूप में किस प्रकार ला सकते हैं वो भी अभी देखेंगे। तो सबसे पहले देखा हमने कि जब भी हमने कॉपर को गर्म किया ऑक्सीजन के साथ में बना कॉपर ऑक्साइड, एक्चुअली में ये इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया। तो यही तो थी उपचयन अभिक्रिया कि जब किसी भी चीज को आप कोई रिएक्शन होती है, आप गर्म करते हो या जो कुछ भी करते हो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है और जुड़ करके जो कुछ बनाती है, डेट इज ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बना। अब बात ये आ रही है कि एक्चुअली में कॉपर का रंग नेटिव रूप में, अपने आप में रूप में वो लाल भूरे रंग का होता है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो वो काले रंग का हो जाता है। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरा लाल भूरे रंग का ही कॉपर चाहिए, तो कुछ नहीं, सिंपली आप कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करा दो हाइड्रोजन से और यहाँ पे हो जाएगी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बेसिकली होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो आप देखोगे कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके बना लेंगे वाटर, और कॉपर फिर से अलग हो जाएगा अपने लाल भूरे रंग में। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में यही तो कहा गया था कि इस काले पदार्थ को अपने मूल रूप में किस प्रकार ला सकते, तो इस प्रकार। उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा तो सिंपली कि भाई जब किसी चीज में कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो एक जो नया सब्सटेंस बनता है उसी को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस एग्जाम्पल के साथ में आप सिंपली उपचयन अभिक्रिया को समझा सकते हो। ठीक है भाई, आई बात समझ में? सभी बच्चों को बोलेंगे। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर, कार्बन एवं उसके यौगिक। और ये देख रहे हैं ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर के जैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको मिलेंगे और बस सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। तो चलो एक एक करके करते हैं स्टार्ट सभी को। ये चैप्टर आपके लिए लाएगा 4 मार्क्स का, मतलब सोचो मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन पढ़े और 4 मार्क्स हमारे पक्के हो गए। तो कितनी मुश्किल से हार्डली आपको ये 7 क्वेश्चन सीखने के लिए 15 मिनट लगेंगे, और 15 मिनट में 4 मार्क्स अगर तुम्हारे पक्के हो रहे हैं तो क्या ही बुरी डील है ना। इसीलिए बोल रही हूँ आपसे कि सब नहीं, जितना दिया जा रहा है आपको इन सारी क्लासेस में, हर एक लेक्चर, इस लेक्चर के नीचे और लेक्चर का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो जो कि आपके लिए साइंस के लिए तैयार किए गए हैं बेसिकली। चलो आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कारण दीजिए कि कार्बन क्यों ना तो C+4 धनायन बनाता है और ना ही C-4 यानी कि ऋणायन बनाता है, बल्कि एक कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध बनाता है। क्यों करता है कार्बन ऐसा? ना तो कभी धनायन बनाएगा ना ऋणायन बनाएगा। तो कार्बन यौगिकों को समजातीय श्रेणी किसे क्यों कहते हैं? एल्डिहाइडों की समजातीय श्रेणी के लिए 2 क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्र बताने हैं। साइक्लोहेक्सेन की आपको अणु संरचना बनानी है। बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ करके एक एक करके तसल्ली से पढ़ो। पहला कह रहा है क्यों कार्बन C+4 नहीं बनाता, ना ही C-4 बनाता है, बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। फिर आएगा समजातीय श्रेणी। देखो बेटा, समजातीय श्रेणी पे क्वेश्चन आता तो जरूर है, इसलिए मैं आपको समझाऊंगी भी और आपसे बोलूंगी भी कि भाई इसको बिल्कुल भी मत करो इग्नोर, और कर लो याद, ठीक है ना। और फिर साइक्लोहेक्सेन भी सिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं कार्बन ना C+4 एनायंस बनाता है, सॉरी C-4 एनायन बनाता है, ना ही C+4 कैटायन बनाता है। जबकि हम जानते हैं कि नॉन मेटल्स तो जनरली ऋणायन बनाते हैं, कार्बन भी तो नॉन मेटल है, तो वो क्यों नहीं बनाता है? ध्यान से सोचो।
एक तो ये कार्बन की कुछ विशेष तो बात है ही है, यूं ही नहीं तो इसके नाम पे चैप्टर पढ़ा जा रहा। तो कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक वो है 6। क्या है भाई? 6। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4। अब दिक्कत ये है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे बड़ी मुश्किल, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले वो तो और भी बड़ी मुश्किल। तो अब बात एक्चुअली में ये है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से P+4 धनायन के बनाने के लिए से 4 इलेक्ट्रॉन खोने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। इसके लिए बहुत अधिक एनर्जी चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है। कार्बन को C-4 बनाने के लिए, एनायन बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, ग्रहण करने पड़ेंगे। छोटा सा तो कार्बन है, इतनी इसके पास जगह ही नहीं है कि ले सके। इसलिए ना तो ये C-4 एनायन बना पा रहा है और ना ही ये C+4 कैटायन बना पा रहा है। लेकिन फिर इसे करेगा क्या भाई? स्टेबिलिटी तो चाहिए, वो तो है नहीं ना इसके पास। तो ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड और फिर ये इतने बॉन्ड बनाता है कि ये जो इसकी आपदा थी ना ये इसको अवसर में बदल देता है। बिल्कुल कार्बन के जैसे ही तुमने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस आपदा को अवसर में बदलो, क्योंकि आपकी साइंस टीचर अर्पिता पांडे आपके सामने है और आपको इतनी सारी चीजें बता रही हैं जो कि बहुत सिलेक्टेड है और तुम्हारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये बात हो गई कि भाई क्यों नहीं बनाता एनायन यानी कि ऋणायन और कैटायन। आगे की ओर देखते हैं, बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा इसके नाम पे ध्यान देना। समजातीय श्रेणी यानी कि होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। क्या होती होगी ये? इसमें सिर्फ 2 बातें अगर तुमने याद कर ली, यकीन मानो 2 बातें, तो मैं आ जाएगा ये। होमोलॉगस सीरीज समजातीय श्रेणी उन्हें कहते हैं जिनका जर्नल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र, या इसी को आप कह सकते हो अगर ये नहीं याद हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कह लो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर आणविक सूत्र कह लो, वो हो समान। आणविक सूत्र और क्रियात्मक समूह 2 चीजें। आणविक सूत्र समान हो, क्रियात्मक समूह भी समान हो, जिन लोगों में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, आणविक सूत्र सेम हो और फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो। अंतर फिर किसका हो? केवल और केवल CH2 का। मात्र कितने का अंतर हो? CH2 का। वो कहलाती है समजातीय श्रेणी। क्या कहलाती है? समजातीय श्रेणी। आई बात समझ में? बोलोगे नहीं आई समझ में? अभी आएगी। जैसे एल्डिहाइड के 2 सदस्यों को ले लो, मैथेनल और एथेनल। अब अगर मैथेनल की बात करें तो HCHO, ध्यान से देखो, ये CHO और ये CHO क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। CHO क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये कैसा है? ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है? ये कैसा क्रियात्मक समूह है? ये है आपका एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह। कैसा है? यहाँ पे एक ही क्रियात्मक समूह है दोनों में, डेट इज एल्डिहाइड का। सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब बताओ, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करो, ये एल्डिहाइड हो गया ना, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। कैसे? क्योंकि ये सभी क्या है? एल्केन है, ठीक है ना? क्या है? एल्केन है। इनके सामान्य सूत्र क्या है? सेम है। ध्यान आई? मेरी बात समझ में आई? इनके जो सामान्य सेम है, सामान्य सूत्र है, वो क्या है? सेम है। ये सभी एक्चुअली में क्या है? एल्केन है। आई बात समझ में? चाहे मेथेनल हो, एथेनल हो, ये क्या है? ये दोनों के दोनों एल्केन है। और एल्केन का याद रखना, ये दोनों के दोनों एल्केन है और एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है डेट इज CnH2n+2, दोनों का सेम हुआ। तो ये है समजातीय श्रेणी के। और देख लो कि इनमें सिर्फ और सिर्फ CH2 का डिफरेंस है,
यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, 1 कार्बन का डिफरेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। तो है ना ये होमोलॉगस सीरीज, बिल्कुल है होमोलॉगस सीरीज। चलो फिर आगे की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं, बोला गया था कि साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाओ। तो स्ट्रक्चर तो मैं अभी आपको बना के सिखाऊंगी, लेकिन एक बारी करते हैं, एक चीज यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या, कि ये है साइक्लोहेक्सेन, जरा इसके बारे में देख लेते कैसा बनेगा। C6H12 इसका फॉर्मूला है। 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और छठा, 12 हाइड्रोजन, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इस तरह से सेम 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। इसका फॉर्मूला होता है C6H12। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। अब देखो आगे ना क्वेश्चन, समझाती क्षण बोला ना, जो पढ़ा रही हूँ इम्पोर्टेंट है। देखो कैसा क्वेश्चन आया, समझाती क्षण, और तुम देख लो फिंगर्स में अब आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। आपसे क्या कहा गया है कि समजातीय श्रेणी के सदस्य को चुनना है आपको, तो जरा चुनिए भाई। बताओ पहला क्या बोला था, याद कर लो कि सेम फंक्शनल ग्रुप है। देखो भाई यहाँ पे तो है कीटोन, क्या है, कीटोन। क्या कहीं और कीटोन है? नहीं, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड। तो फिर ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता किसी के साथ में। अब जरा किन दो में सेम तुम्हें दिख रहा है उन्हें देख लो। एक तो ये एल्डिहाइड दिख रहा है, और एक तो आपको ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, एक तो आपको ये एल्डिहाइड दिख रहा है, दूसरा ये एल्डिहाइड दिख रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, COOH, बिल्कुल अलग, ये भी नहीं हो सकता। इनमें और इनमें पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर ये दूसरी बात को भी सिद्ध कर दें, क्या जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यानी कि ये भी एल्कीन है और ये भी एल्कीन है। तीसरी बात, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, ये तो सेम है, यहाँ पे भी सेम है, CH2 ये देखो यहाँ पे है, बट यहाँ पे ये चीज नहीं है, तो है ना CH2 का डिफरेंस, तो डेफिनेटली है। तो हमारा जो करेक्ट होगा कि इनमें से समजातीय श्रेणी को चुने, तो हमारा जो ये फर्स्ट आंसर होगा का वो होगा कि समजातीय श्रेणी वाले जो हैं वो होंगे आपके 1 और 4। ठीक है, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यौगिकों की समजातीय श्रेणी के यौगिकों के आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर उनके गलनांक और विलेयता का क्या होगा। देखो भाई, अगर सीरीज बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बस आपको ये बताया गया है कि हाँ भाई 1 और 4 दोनों एल्डिहाइड ग्रुप के हैं, समजातीय श्रेणी के, जो मैंने अभी आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि समजातीय श्रेणी में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पे बिल्कुल मल्टी पॉइंट बढ़ेंगे। भाई देखो सीरीज लंबी होती चली जा रही, उन्हें तोड़ने के लिए तुम्हें ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ेंगे। लेकिन अब इतनी सारी सीरीज अगर लंबी हो रही है, कार्बन श्रृंखला लंबी हो रही है, तो पोलैरिटी घटेगी, कम होगी, इसलिए विलेयता भी घटेगी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेंगे। चलो अब कहा गया है, दो भिन्न धातुओं को प्राप्त करने के गलित कॉपर में निश्चित अनुपात में जिंक और टिन को पृथक पृथक करके मिलाया गया। देखो एक चीज याद कर लो, कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। चीज क्या है वो, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिश्र धातु हैं जिनको तुम्हें सोते जागते कभी भी भूलना नहीं। क्या है वो, ये है कि जब कभी भी कॉपर और टिन धातु आपस में मिलाई जाती हैं तो बनता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य, कांसा, जो कि एक मिश्र धातु, कांस्य पदक आपने देखा ना, वो एक्चुअली में यही है,
कॉपर प्लस टिन। कॉपर के साथ में ही अगर हम जिंक मेटल को मिला देते, ये मिश्र धातु है, याद रखिएगा, ठीक है, मिश्र धातु की बात कर रहे हैं। कॉपर के साथ ही अगर हम जिंक को मिलाते हैं तो बनता है ब्रास। ब्रास बोले तो पीतल, हम घरों में देखते भी हैं पीतल के बर्तन, ठीक है, ये तुम कभी मत भूलो, नेवर नेवर कभी नहीं भूलना, इंपॉर्टेंट है ये। अब जरा इस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहा है ये क्वेश्चन आपसे, क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। दो भिन्न धातुओं को पृथक करने के लिए गलित कॉपर में निश्चित अनुपात में जिंक और टिन। ओके, तो एक बार देखते हैं, कॉपर में इन्होंने एक बारी निश्चित अनुपात में जिंक और एक बारी निश्चित अनुपात में टिन को मिलाया। जब कॉपर में निश्चित अनुपात में जिंक को मिलाएंगे तो अभी पढ़ के आए हैं क्या बनेगा, ब्रास बनेगा, यानी कि पीतल बनेगा। और अगर निश्चित ही अनुपात में हम टिन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना है, तो सिंपल आपका बनेगा ब्रॉन्ज, जिसको अभी हमने बात करी कांसा। तो अब देख लो कि कहाँ पे आपका लिखा है ऑप्शन में पीतल और कांसा, जहां लिखा है वही आपका सही ऑप्शन होगा, यानी कि पीतल और ब्रॉन्ज, तो वो आपका लिखा है सी नंबर पे। कहाँ पे लिखा है, सी नंबर पे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पीतल और ब्रॉन्ज, यानी कि कांसा। कॉपर और टिन अभी पढ़ाना, कॉपर और टिन ब्रॉन्ज होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ब्रॉन्ज। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है, बट इम्पोर्टेंट इतना है कि रखना तो पड़ेगा ही, लेकिन कठिन कुछ नहीं, बस याद करो। एल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। अगर इसमें मृदु गंध के यौगिक बनेंगे, कब बनेंगे, अगर हम एक्स की क्रिया अभिक्रिया किससे कराएं, एल्कोहल से। याद कर लो, कभी मत भूलना, जब कभी भी इथाइल एल्कोहल, एकदम सोते जागते याद कर लो, पेपर तक याद कर लो, पेपर के अगले दिन भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं। जब इथाइल एल्कोहल एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है तो बनाता है ईस्टर, यानी कि इथाइल एथेनोइड बनाता है। और ये बड़ा ही प्यारी सी स्मेल देने वाला, यानी कि स्वीट स्मेल देने वाला कंपाउंड होता है, कौन, इथाइल एथेनोइड। तो पूछा जा रहा है कि एथेनॉल की रिएक्शन एक्स से कराएं, तो याद कर लो ना कि एथेनॉल की रिएक्शन, एथेनॉल यानी कि CH2H5OH, जो कि क्या है, एक एल्कोहल है। इस एल्कोहल की रिएक्शन किससे करा दो, एसिटिक एसिड से। वही एसिटिक एसिड जो तुमको विनेगर में मिलता है, जिसे नूडल बनाते हो, मतलब विनेगर नूडल बनाते समय जिसको डालते हो खट्टापन लाने के लिए, वो ही बनाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, दैट इज ईस्टर एथाइल एथेनोइड। और ये स्वीट स्मेलिंग होता है, इसलिए इसको बनाते हैं परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल। फिर क्या कहा है, इसे एक्स की, कौन एक्स की, एसिटिक एसिड की सोडियम से रिएक्शन कराए तो कोई रंगीन गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। समीकरण लिखो और लवण का नाम लिखो। हमने कहा ठीक है भाई, लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या होगी रिएक्शन, जब एसिटिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सोडियम एथेनोइड। क्या बनता है, सोडियम एथेनोइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, सोडियम एथेनोइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड जब चूने के पानी में मिलाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के कारण उसको दूधिया कर देगी। लेकिन अभी फिलहाल उसकी रिएक्शन पूछे नहीं, तो हमें उधर नहीं जाना, हमें जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। तो क्या बन गया, सोडियम एथेनोइड। आगे की ओर देखते हैं। OH के औद्योगिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक का नाम एक ही है। जहां OH दिखे, औद्योगिक दिखे, महत्वपूर्ण, तुरंत याद कर लेना, दैट इज C2H5OH, यानी कि इथाइल एल्कोहल। उसका आणविक सूत्र अभी मैंने बताया। अब लेकिन क्या कहा है कि बताओ वो सोडियम से कैसे रिएक्ट करेगा, ये बताओ वो सल्फ्यूरिक एसिड से कैसे रिएक्ट करेगा, किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल से कैसे रिएक्ट करेगा, और पोटेशियम डाइक्रोमेट से। तो इसको तो बेटा रटना ही पड़ेगा, समझ लो भाई। वो OH वाला इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, वो है C2H5OH। मर्जी हो तुम C2H5OH लिखो, या फिर आप लिख सकते हो CH3CH2OH।
अब सिखाती हूँ कि ये कैसे कैसे रिएक्शन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब ये एथेनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम से तो बनाएगा, क्या बनाएगा आपका, सोडियम एथॉक्साइड। सेम वे जब ये आपका रिएक्शन करेगा, जब इसको गर्म करोगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से, इसे तुरंत गर्म करते वाटर भाग जाएगा और बनाएगा इथीन। क्या बनाएगा, इथीन। सोडियम से रिएक्ट करा, बना सोडियम एथॉक्साइड, और जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से गर्म किया तो बना इथीन। आगे क्या था कि अगर हम इसको रिएक्शन, सेम रिएक्शन जो अभी पढ़ करके आए थे, बोला था ना कितनी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप पूछना है कि अल्कोहल को एसिटिक एसिड से रिएक्ट किया तो बना आपका क्या, ईस्टर, जिसे हम कहते हैं इथाइल एथेनॉइड। और जब इसको वापस से हमने क्या किया, रिएक्शन कराया C2H5OH को पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो वापस से ये बन गया एसिटिक एसिड और वाटर में कन्वर्ट हो गया, बन गया एथेनोइक एसिड और वाटर। आई बात समझ में सभी को। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एथेनॉल सोडियम से कैसे रिएक्ट करता है। अभी हालांकि हम पढ़ के आए थे लेकिन फिर से देखते हैं, एथेनॉल कैसे रिएक्ट करेगा सोडियम से। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 2C2H5OH रिएक्ट करेगा 2Na से, बनाएगा 2C2H5ONa और साथ ही साथ बनेगा बेटा हाइड्रोजन गैस। इसे हम बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, तो आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन, बिल्कुल सही डी ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, डेट इज सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है भी। ठीक है, तो ये वीडियो जो आपके लिए मुश्किल से है 1 घंटे की, अप्रोक्स 1 घंटे की इस वीडियो से आपने पढ़ा और आपने खुद ने एनालाइज किया कि हाँ भाई ये तो वही क्वेश्चंस हैं जो वाकई में रिपीटेड बार बार पूछे जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, और कितने अच्छे से आप इन्हें तैयार कर सकते हो। 1 घंटे के वीडियो में आपको बता रही हूँ, लिटरली आपने देखा ना, 9 मार्क्स का केमिकल रिएक्शन एडिक्वेशन चैप्टर से, 4 मार्क्स का इस चैप्टर से, यानी कि 13 मार्क्स सिर्फ 1 घंटे पढ़ के। और वो भी 13 तो सिर्फ एक मिनिमम मैं बता रही हूँ, 13 to 18 मार्क्स आपके आने ही आने हैं। तो इनको जरूर करो रिवाइज, अच्छे से पढ़ो। बाकी के वीडियोस का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उन 7 वीडियो को, जो 7 वीडियोस आपके लिए तैयार की गई हैं, उनको देखिए, जिनमें से एक तो ये थी, बची हैं 6 वीडियो आपकी और, तो उन्हें भी अच्छे से देखो। फर्स्ट वीडियो में तो आपके साथ सिर्फ शेयर ये किया गया है कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटेजी। केवल 6 वीडियोस हैं जो आपके कंटेंट की है, आपको तैयार करनी है। तो इस वीडियो को देख लिया है, तो अब बची हैं आपके पास 5, तो उनको जरूर से अच्छे से देखो और तैयार करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।